हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्रुव इंग्लिश क्लासेस। प्यारे बच्चों, मुझे पता है आप लोग जो 12वीं का फिजिक्स का पेपर होने वाला है उसको लेकर आप लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो। पर बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं हूं ना, ध्रुव सर है ना आपके साथ। ठीक है बच्चों, तो मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिसको पढ़कर आप लोग फिजिक्स का एग्ज़ाम नहीं केवल पास कर पाओगे बल्कि बहुत ही अच्छे नंबर लेकर के आप फिजिक्स का एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। दोस्तों, बिलीव कीजिए हमारे ऊपर, ट्रस्ट कीजिए हमारे ऊपर। हम लोग आपको ऐसा कंटेंट दिलाएंगे, ऐसे आपको तरीके बताएंगे जिसको अगर आप लोग ईमानदारी से फॉलो करते हो तो बिल्कुल आप लोग फिजिक्स का एग्ज़ाम अच्छे नंबर से क्रैक कर सकते हो, पास कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, आप लोग जनरली कहा जाता है कि फिजिक्स का जो एग्ज़ाम है हमारे 12वीं में जो हमारा विज्ञान संकाय है उसमें सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। मैथ, इवन मैथ से भी इसको क्या कहा जाता है, हार्ड माना जाता है, क्योंकि किसी कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ लॉजिकल क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको समझ में नहीं आते हैं, बट हम लोग उसको उसके अलावा भी बाकी सारे जो क्वेश्चन को सॉल्व करके फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आप लोगों को, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। सबसे पहले लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को, फिर 10 से 15 मिनट लूँगा। उसके बाद आप लोगों को तुरंत बताऊँगा कुछ ऐसे ट्रिक, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसको पढ़कर आप लोग बिल्कुल फिजिक्स का एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबर से पास कर पाओगे। तो चलिए, मेरे पास पहला क्वेश्चन है बच्चों, विद्युत फ्लक्स क्या चीज़ है। तो विद्युत फ्लक्स को समझने के लिए बेस्ट तरीका बताता हूँ। आप लोग किसी भी चीज़ को बच्चों इमेज पैटर्न के थ्रू याद किया करो, इमेज पैटर्न के थ्रू समझा करो, चलचित्र मेथड जिसको कहा जाता है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ आंसर, विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है या कैसे हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। तो देखिए, कोई क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र का पर्टिकुलर क्षेत्रफल होता है। तो किसी विद्युत क्षेत्र के या किसी विद्युत क्षेत्र से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है दोस्तों, विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र से अभिलंबवत मतलब लंबवत, ये देखिए सीधा, ये अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे। तो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु से अभिलंबवत गुजरने वाले कुल बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और बिल्कुल इनका तैयारी करके आप लोग जाइएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस रंग के प्रकाश के लिए निम्नलिखित अधिकतम व न्यूनतम होंगे। तो बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं, ये सारा जो चीज़ है वो डिपेंड करता है आपका लेमडा पर, जिसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वेवलेंथ। ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप लोग इसको संभाल लीजिएगा। तो वेवलेंथ अगर हम लोग देखें तो जिस रंग के लिए वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य का मान अधिकतम होता है, उस रंग के लिए वो जो चीज़ें होती हैं वो न्यूनतम होती है। ठीक है, जैसे कि बात करता हूँ मैं फोकस दूरी। फोकस दूरी आप लोग देखोगे बच्चों, तो लाल रंग जो होता है इसकी जो फोकस दूरी है वो सबसे अधिक होती है। इसीलिए तो जो हमारा ट्रैफिक है या जो हम लोग रेलवे स्टेशन देखते हैं वहाँ पर रेड लाइट का उपयोग किया जाता है, ताकि ये चीज़ें हमको दूर से दिखाई दे सके, है ना। इसका कारण ये होता है क्योंकि इसका जो वेवलेंथ होता है, लेमडा का मान होता है, अत्यंत कम होता है। इस कारण से लाल रंग की फोकस दूरी अधिकतम होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें बच्चों न्यूनतम की कंडीशन में, तो बैगनी रंग की जो वेवलेंथ है वो बहुत ही अधिक होने के कारण इसकी जो फोकस दूरी है वो क्या होती है, न्यूनतम होती है या कम होती है। ठीक है बच्चों, तो ये जो सारा चीज़ है वो किस पर डिपेंडेंट है, आपके लेमडा पर, वेवलेंथ पर। अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन इसी में है विचलन कोण। तो विचलन कोण भी वैसी है, अगर लेमडा का मान क्या है, अधिक है, तो विचलन कोण का मान कम होगा। तो हम लोग जानते हैं बैंगनी रंग का अगर हम लोग बात करें तो ये जो विचलन कोण का मान होता है बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। अपवर्तनांक की बात करें तो ये भी बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होता है तो उसके द्वारा जो प्राप्त गतिज ऊर्जा है बच्चों, उसको कहा जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर के साथ क्या होता है, त्वरित होता है। त्वरित होना मतलब वो गति करेगा, तो उस दौरान जो उसकी हमको गतिज ऊर्जा मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, उसी को हम लोग कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, प्रतिबाधा क्या है इसका, एसआई मात्रक बताइए। चलिए और आगे बढ़ते हैं बच्चों।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लिख के लीजिए आप लोग। सेमीकंडक्टर से चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, आपका एक ना एक क्वेश्चन 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरे पास है 5वां क्वेश्चन और देखिए इसको मैं बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए बच्चों, सेमीकंडक्टर किन से बनते हैं? आपके ग्रुप 14 के एलिमेंट से। ग्रुप 14 में कौन कौन आते हैं भाई? आपका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और प्लेडियम, है ना। चलिए इसको कैसे याद करते हैं देखते हैं हम लोग यहाँ पे। कार्बन, उसके बाद आता है सिलिकॉन, उसके बाद आता है जर्मेनियम, इस इतना बस याद कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद लास्ट इधर आता है टिन, उसके बाद पीबी आता है, लेड आता है। चलिए बच्चों, इसको याद कैसे करेंगे? ट्रिक देखिए, इसका बहुत ही सुंदर सा मैंने ट्रिक बनाया है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आपका टिन। तो कार्बन का कहे शिव जी, ठीक है, क्या हो जाएगा? कहे शिव जी। या फिर इसको आप लोग कैसे याद कर सकते हो? इसको देखो मैं बहुत बढ़िया से बता रहा हूँ। कार्बन को इधर से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। कार्बन, उसके बाद आता है सिलिकॉन, उसके बाद आता है बच्चों जर्मेनियम, उसके बाद आता है टिन, उसके बाद आता है लेड। इसको याद कैसे करना है बच्चों? देखिए ध्यान से, इसको आप लोग बहुत सुंदर से ट्रिक में याद करिएगा। चले शिव जी संग पार्वती, क्या बोलोगे? चले शिव, शिव का मतलब हो जाएगा सिलिकॉन, चले का मतलब हो जाएगा कार्बन, उसके बाद जी का मतलब हो जाएगा बच्चों जर्मेनियम, एस एन का मतलब हो जाएगा बच्चों संग का कहेंगे इसको हम लोग, संग मतलब टिन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों को क्या करना है? इसको ट्रिक से याद करना है। चले शिव जी संग पार्वती। तो ये है आपके ग्रुप 14 के जितने भी तत्व है उनके नाम। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है ये इतने आते हैं। अब आपको पूछा जा रहा है किन्हीं दो नीच अर्धचालकों के नाम लिखिए, यदि उनमें आर्सेनिक की डोपिंग करे तो कौन सा क्या बनेगा? तो देखिए, अगर आप लोग क्या कर रहे हो, समूह 14 में समूह 13 का तत्व मिलाते हो या फिर समूह 15 का तत्व मिलाते हो तो क्या बनता है? तो यदि बच्चों आप लोग समूह 14 में समूह 13 के तत्वों को मिलाते हो तो यहाँ पर बनता है पी टाइप का सेमीकंडक्टर। ठीक है, उसी प्रकार से यदि आप लोग क्या करते हो, समूह 14 में समूह 15 के तत्वों को मिला देते हो तो यहाँ पर बनता है बच्चों एन टाइप का सेमीकंडक्टर। बड़ा गंभीर है सर, याद कैसे करेंगे इसको? तो बहुत ही शार्ट ट्रिक है। देखिए इसको याद रखना बच्चों आप लोग, ये P3 और N5 से। किस याद रखेंगे? P3 और N5 से। मतलब अगर हम लोग त्रिसंयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाएंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। कैसे याद करेंगे? P3। ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अगर मैं मिला देता हूं यहाँ पर समूह 14 के तत्वों में पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धि, तो ये बनेगा आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर। हम लोग क्या कर रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए? पांचवें तत्वों की जो पंच संयोजी तत्वों की जो अशुद्धि है उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर में मिला रहे हैं और इसको याद रखेंगे हम लोग N5 करके। ठीक है, अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि उसमें आर्सेनिक की डोपिंग की जाए तो बेटा आर्सेनिक किस में आता है बताइए? आर्सेनिक आता है आपका समूह 15 में, है ना। और समूह 15 के तत्वों को अगर हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग मिला देते हैं तो हमको मिलेगा 14 में हम लोग क्या मिला रहे हैं? 15 के तत्वों को। और मैंने अभी अभी बताया अगर हम लोग 14 में 15 के तत्व मिला देते हैं तो वहाँ पर एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। ये देखिए आपका आंसर क्या दिया गया है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। किस कार्बन वर्ण कोड वाले प्रतिरोध का मान 470 प्लस माइनस 10% ओम है, तो उसमें लगे रंगों का वर्ण कोड लिखिए। तो ये जो आप लोगों को एक ट्रिक होगा, आप लोगों को मेरे ख्याल से पता है कि नहीं, इसका हम लोगों ने एक ट्रिक देखा था। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड नेकलेस चैन। इस ट्रिक से आप लोग क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इस प्रकार से, ये आपका आया है प्रतिरोध से परिणामी धारिता से है, कैपेसिटर से है। तो
तो यहाँ पर आपको क्या इस प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को बिल्कुल मिल सकता है। ठीक है बच्चों, आगे आइए। यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बता रहा हूँ। देखिए, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धन चुंबक को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक। ये बच्चों आप लोगों को फर्स्ट यूनिट में ही मिल जाएगा, तो इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। ठीक है बच्चों, देखिए मैं इसको आप लोगों को यहाँ पर पूरा डील नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक तो टाइम कम है, आप लोग पूरा भी इसको देख ही नहीं पाओ, मतलब पूरा देख नहीं पाओगे। और बच्चों एक चीज़ और ये है कि आपको मैं अभी टाइम हमारे पास नहीं है, आप लोगों को पढ़ना भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग चाहो तो इसके जो पूरे नोट्स हैं मैं आप लोगों को आपके तक पहुँचा सकता हूँ, लेकिन आपको इसके बदले में थोड़ा सा बने रहना पड़ेगा हमारे चैनल के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक, विमी सूत्र और उसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। एक क्वेश्चन है, देखिए, ये ठीक है, और मैं आप लोगों को ये लिखित रूप से देता हूँ कि गेट का एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। कौन सा गेट? कोलगेट नहीं, ये है आपका गेट। और कौन सा वाला? लॉजिक गेट। ठीक है, तो इस लॉजिक गेट का क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को डेफिनेटली ये 100% परम सत्य है, एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, आपको पहचानना बस है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ इसका सिंबल कैसा रहता है। अगर बच्चों आप लोगों को इस प्रकार से दिखता है कोई गेट इस टाइप से, तो वो रहता है आपका और गेट। क्या रहता है भाई? और गेट। ठीक है, अगर इस प्रकार से हमारे पास कुछ गेट आते हैं और इसमें 2 इनपुट और एक आउटपुट रहता है, उसको हम लोग कहते हैं एन गेट। क्या कहते हैं बच्चों? एन गेट। अगर हमारे पास इस प्रकार से त्रिभुज जैसा कुछ सिंबल रहता है, इसमें एक ही इनपुट रहता है, एक ही सॉरी 2 इनपुट और एक आउटपुट रहता है, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉट गेट। क्या कहते हैं भाई? नॉट गेट कहते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है उतनी ज़्यादा, बस देखिए इसका सिंबल क्या क्या होता है, इसको हम लोग कैसे पहचानते हैं। इसको देखिए, और गेट का सिंबल कैसे रहता है? और गेट का सिंबल रहता है आपका इस प्रकार से। चलिए, और गेट का सिंबल इस प्रकार से रहता है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कौन सा गेट? एन गेट, तो ये इसका सिंबल इस प्रकार से है, और ये है आपका नॉट गेट का सिंबल। पहचानेंगे कैसे ये है? अब देखिए, अब आपने तो बताया कि मतलब मेरे को बोलोगे आप लोग, आपने बताया कि यहाँ पर क्या है सिंबल, आपने बताया था और गेट जैसा, बट ये तो नॉर गेट लिखा है, ये कैसे हुआ सर? तो देखिए मैं बताता हूँ। तो बच्चों एक्चुअल में जब मिक्स ये जो हमारे क्या होते हैं, जो मैंने पहले बताया आप लोगों को, वो फंडामेंटल या फंडामेंट गेट्स कहलाते हैं। इनका हम लोग क्या कर देते हैं फर्दर, इसको अगर हम लोग इंटरमिक्स कर देते हैं 2 गेट को एक साथ, तो हमको तीसरे प्रकार के गेट्स मिलते हैं। जैसे कि ये जो आपका दिख रहा है नॉर गेट, ये बना है आपका एक प्रकार का और गेट से। ये आपका और गेट, इसमें मिले आप हम लोगों ने क्या कर दिया है, 2 निवेशी सिग्नल लिया ए बी लेने के बाद हमने क्या किया, इसका जब आउटपुट निकाला तो आउटपुट मिलता है इसका मुझे ए प्लस बी। क्या मिलता है भाई? ए प्लस बी। अब ए प्लस ए बी को मैं फर्दर क्या कर देता हूँ, जब जोड़ देता हूँ नॉट गेट के साथ, तो नॉट गेट क्या करा देता है, ये जो नॉट गेट है वो ये इस ए प्लस बी को किसमें चेंज कर देता है, ए बार प्लस बी बार में चेंज कर देता है बच्चों। और इस पर्टिकुलर नॉट गेट को दर्शाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर देखिए छोटा सा बिंदु लगा देते हैं, वृत्त लगा देते हैं। इसी कारण ये जो गेट कहलाता है नॉर गेट कहलाता है। अगर ये हमारा किस प्रकार रहता है, कोई बार और बता देता हूँ। यदि ये सिंपल रहता इस प्रकार से, यहाँ पर 0 या इस प्रकार यहाँ पर वृत्त या कुछ आपको निशान नहीं दिखाई देगा, तो वो और गेट होगा। जैसे यहाँ पर क्या बनेगा, वृत्त बनेगा, वो आपका नॉर गेट कहलाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई हम लोग यहाँ से। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। सीई विधा में एन-पी-एन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि विद्युत परिपथ सहित समझाइए। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से देखिए आपका प्रकाश विद्युत समीकरण का बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है।
आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, इसकी सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम को समझाइए। तो मैंने इसको बहुत ही अच्छे से आप लोगों को क्लास में समझाया है। अगर अभी भी नहीं समझ रहे हो तो आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, और इसके नोट्स भी हो सकता है आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। चलिए अगला देखते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे पास है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। इसके संयोजन से एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, और यहाँ से हमको क्या करना है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे पास है ये। देखिए आपको दो लेंस दिए गए हैं ना, जिनकी फोकस दूरी क्या है, एक का 20 सेंटीमीटर है, दूसरे का 30 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा हमेशा, जो आप दो फोकस दूरी अगर दी जा रही है आप लोगों को, तो एक को हमेशा, पहले वाले को हमेशा पॉजिटिव में लेना है, दूसरे वाले को हमेशा नेगेटिव में। ये कब रहेगा, अगर आप लोगों का लेंस अवतल या उत्तल है उसके हिसाब से रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये फार्मूला है आप लोगों का। इस फार्मूले में अगर मान रख दोगे तो आपको आसानी से क्या मिल जाएगा, इसकी फोकस दूरी मिल जाएगी। और याद रखिए बच्चों, अगर फोकस दूरी धनात्मक आती, इसको ध्यान से सुनिए, अगर फोकस दूरी धनात्मक आती है तो वो होगा आपका अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस होगा भाई, अभिसारी। यदि फोकस दूरी धनात्मक आती है तो अभिसारी लेंस, और ऋणात्मक आती है तो अपसारी लेंस। अभिसारी मतलब होता है प्रकाश को और अधिक फैलाने वाला, और अपसारी कहने का मतलब होता है प्रकाश को सिकोड़ देने वाला। ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, इसका अपवर्तनांक से संबंध व्युत्पन्न कर इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो मैंने इसको भी बताया आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 24 है, संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कभी भी मत छोड़ के जाना। ठीक है, इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए एक आपका क्वेश्चन बनता है इसमें, सिद्ध कीजिए आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि होती है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लोग छोड़ना ही मत। ये दिया गया यहाँ पर देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को बच्चों क्या करना है, सरल सूक्ष्मदर्शी का पूरा विस्तृत अध्ययन करना है। और मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, खगोलीय दूरदर्शी और लेंस निर्माता सूत्र, इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 24, 25 या 26, तीनों में से किसी न किसी एक क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। कौन कौन सा, खगोलीय दूरदर्शी, और दूसरा क्वेश्चन लेंस निर्माता सूत्र, और एक आप लोग याद कर लिए रहेगा व्यतिकरण। ठीक है, व्यतिकरण का जो हम लोग व्यंजक निकाले थे उसको भी देख ले रहिएगा। चलिए, तो मैं आप लोगों को जो बताने वाला था शॉर्ट ट्रिक कैसे पढ़ना है, इसको थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा है। अभी मैं आपको इन शॉर्ट वीडियो में डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा, तो किसको किसको पढ़ना है आप लोग उसको थोड़ा सा सुन लीजिए। पास होने के कुछ तरीके हैं मेरे पास। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें जो आपका यूनिट 6 है, यूनिट 5 है, इस यूनिट से आपके 3 नंबर के एक क्वेश्चन आने वाला है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है, और वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग यूनिट 3 का सारा क्वेश्चन आसानी से कर लेते हो, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है बच्चों, आप लोगों को चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है, और कुछ यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, किनका चुंबकीय तरंग अधिक होता है, किनका कम होता है, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन बनेंगे। बिल्कुल ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे, इसको आपको बिल्कुल पढ़ना है। तो 3 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाते हैं। काउंट करते जाइए, मैं बताया आप लोगों को 3 नंबर। ठीक है, जो आपके हाथ में है, इसको आप लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अगला क्वेश्चन जो बनता है बच्चों, यूनिट 6 आपका सबसे लॉन्ग यूनिट है, और यहाँ से सबसे ज़्यादा 14 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं। तो 14 नंबर में जो आपका 25वां, 26वां या 24वां जो क्वेश्चन होगा, उसमें से एक जो क्वेश्चन होगा इसी यूनिट से होगा,
मतलब आप 5 नंबर यहाँ से शुद्ध प्राप्त कर सकते हो, जो आपका केवल बड़ा क्वेश्चन होगा उसमें। 1 नंबर के क्वेश्चन भी आएँगे, 2 नंबर के क्वेश्चन आएँगे, तो आप लोग परीक्षा बोर्ड की अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हो, तो 5 प्लस 3 नंबर मतलब 8 नंबर यहाँ से और आने की पूरे-पूरे चांसेस हैं। ठीक है? अगला आपका द्रव्य की द्वितीय प्रकृति है, यहाँ से तो आपके पूरे में पूरे मार्क्स आने चाहिए अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है? 2-3 चीज़ें और आप लोगों को आगे चलने के बाद मिलेगा, उसको देख लीजिएगा। केवल थ्योरी वाला पार्ट है ये, तो यहाँ से आप लोग बिल्कुल 4 नंबर अचीव कर सकते हो। उसके बाद परमाणु एवं नाभिक यूनिट 8 से, ये तो और सबसे ईज़ी से चैप्टर है परमाणु और नाभिक का, तो इसमें भी आप लोग पूरा-पूरा नंबर प्राप्त कर सकते हो। टोटल 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आएँगे। तो 6 में अगर 4 भी लाते हो बच्चों, तब भी आपके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है? अब अगला देखते हैं यूनिट 9। यूनिट 9 में तो आपको 7 में 7 क्वेश्चन लाना ही होगा, क्योंकि ये आपका सबसे सरल यूनिट है सेमीकंडक्टर का। ठीक है बच्चों? उसके बाद संचार व्यवस्था, यहाँ से भी आपके 5 नंबर आ सकते हैं। उसके बाद जो आपका यूनिट 4 है, वहाँ से आपका एक मूल्य आधारित प्रश्न आता है। उस मूल्य आधारित प्रश्नों को आप लोग को बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रादर्श प्रश्न डिज़ाइन करके दिया था उसको, और जो आपके परीक्षा बोर्ड में जितने भी मूल्य आधारित प्रश्न हैं उसको एक बार अच्छे से पढ़ के जाइए। आपके 4 में 4 क्वेश्चन बिल्कुल, 4 में 4 नंबर आपको बिल्कुल मिलेंगे।